प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल जीके अनिल सारण में। कक्षा 11 के लिए अपने भौतिक भूगोल विषय पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अध्याय छठा जो प्रमुख भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर हैं उसमें हमने भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में ये जाना कि भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं। साथ ही हमने अंतर्जात और बहिर्जात बलों के बारे में पढ़ा जो कि भू आकृतिक क्रियाओं के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी होते हैं, उनके बारे में हमने पढ़ा। इनकी प्रक्रियाओं को पूरी तरह जाना। अंतर्जात जो भू आकृतिक प्रक्रियाएं होती हैं उनमें हमने पटल विरूपण बल है, ज्वालामुखी क्रिया है, इनके बारे में जाना। और जो बहिर्जनिक प्रक्रियाएं हैं उनमें हमने अपक्षय को अच्छी तरह से पढ़ लिया था। अनाच्छादन एक शब्द था जिसमें अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण सम्मिलित होता है, जिसमें हम अपक्षय को पिछले वीडियो में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। और मुझे पूरी आशा है कि आपने वो वीडियो अच्छी तरह देखे होंगे और उनको देखने से आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आप उन पे क्लिक करेंगे तो वो इस लेसन से जुड़े हुए जो वीडियो हैं वो चल जाएंगे। साथ ही आप इस लेसन की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाकर आप इन वीडियो को अच्छी तरह देख सकते हैं। इसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उससे जुड़े हुए अन्य भी उसके अंदर सामग्री है, कुछ वीडियो लेक्चर उस आपकी पाठ्य पुस्तक के संबंधित अन्य भी हैं, आप उनको भी वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो अगर इस चैनल को आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास में दिया गया बेल आइकन भी दबाएं ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसकी तुरंत सूचना आपको मिल जाए। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसमें हम बहिर्जनिक बलों के बारे में पढ़ेंगे जो कि हमारे धरातल के ऊपर परिवर्तन लाते हैं, जिनमें हम अपक्षय को पढ़ चुके हैं। आज जो बाकी दो बचे हुए हैं अपरदन और निक्षेपण, उनके बारे में अपने विस्तार से देखते हैं। तो चलिए चलते हैं पाठ्य पुस्तक पर और वहाँ से अपने इसको देखते हैं कि ये जो टॉपिक है वो किस प्रकार है। अपरदन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है। तो अपरदन एवं निक्षेपण, अपरदन को इंग्लिश में बोलते हैं इरेशन एंड इसको निक्षेपण को डिपोजिशन बोला जाता है। तो अपरदन जैसा कि मैंने सामान्य भाषा में आपको बताया था कि अपक्षय, अपरदन और निक्षेपण, इन तीनों का मतलब होता है कटाव, बहाव और जमाव। यानी चट्टानों का कटना, चट्टानों का टूटना क्या कहलाता है, अपक्षय कहलाता है। चट्टानों का बहना या परिवहन होना, जो टूटी हुई चट्टानें हैं वो अगर बहकर परिवहित होती हैं तो उसको बोला जाता है अपरदन। और वो जाके कहीं जम जाती है यानी उनका जमाव कहलाता है निक्षेपण। तो अपक्षय, अपरदन, निक्षेपण यानी चट्टानों का कटाव, बहाव और जमाव। चट्टानों का कटना, उनका बहना और कहीं जाकर जम जाना, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है इसको बोला जाता है भूगोलिक भाषा में अनाच्छादन। तो उसमें हम अपरदन पढ़ते हैं, जिसमें हम आज चट्टानों का जो परिवहन है वो क्या होता है उसको पहले देखते हैं। देखिए, अपरदन के अंतर्गत शैलों के मलबे की अवाप्ति एवं उनके परिवहन को सम्मिलित किया जाता है। तो देखिए अपरदन में क्या होता है, जो शैलें टूट गई हैं उस मलबे को इकट्ठा किया जाता है और वो परिवहित हो जाता है यानी वो बह जाता है। पिंडाकार शैलें जब अपक्षय व अन्य क्रियाओं के कारण छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती हैं तो अपरदन के भू आकृतिक कारक जैसे कि बहता हुआ जल, यानी जब शैलें टूट जाती हैं तो इन टूटी हुई शैलों के टुकड़ों को अपरदन कौन करेगा, इसके प्रमुख कारक अपरदन किसके द्वारा होगा, यानी बहाव किसके द्वारा होगा। वो या तो प्रवाहित जल होगा जो कि नदी के रूप में हो सकता है, भौमजल जो कि भूमि के अंदर ये अपरदन उन जगहों पर होता है जहाँ की भूमि बहुत ही कमज़ोर होती है, मिट्टी बहुत ही कमज़ोर होती है, वहाँ भौमजल से अपरदन होता है। फिर हिमानी यानी बहती हुई जो बर्फ़ होती है, पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ आगे चलती है तो वो
मलबे को अपने साथ ले जाती है वायु, यानी बहती हुई हवा मलबे को छोटे छोटे चट्टानों के कणों को उड़ाती हुई चलती है। लहरें और धाराएं जो कि समुद्रों में सागरों में उठती हैं वो एक स्थान से हटाकर इनको दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। तो इन कारकों के गत्यात्मक स्वरूप को क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अपर्दन। ठीक है, तो सेलों और मलबे, सेलों या सेलों के छोटे छोटे टुकड़े का जो मलबा है उसको एक जगह से दूसरी जगह जब ये विभिन्न कारक प्रवाहित करते हैं, परिवहन करते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है अपर्दन। भू आकृतिक कारकों, यानी ये जो कारक हैं प्रवाही जल, हिमानी वायु, लहरें इत्यादि भू आकृतिक कारकों द्वारा परिवहन किया जाने वाला चट्टानी मलबे द्वारा अपघर्षण भी अपर्दन में पर्याप्त योगदान देता है। देखिए, जब जो ये मलबा होता है ना, जो कि चाहे तो जल के साथ जा रहा है, चाहे वायु या लहरों या हिमानी के साथ जा रहा है, तो ये मलबा जब जाता है ना, तो मलबा क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़े तो होते हैं चट्टानों के, तो ये भी क्या है कि चलता चलता, बहता हुआ या उड़ता हुआ, ये भी अपघर्षण करता हुआ यानी घिसता हुआ चलता है। तो ये खुद तो छोटे बारीक टुकड़ों में टूटता है, इसके अलावा जिस सतह पर ये अपघर्षित होता है, जिस सतह से ये टकराता है, उसको भी ये तोड़ता हुआ जाता है। तो अपर्दन अपने आप में न केवल मलबे का परिवहन होता है बल्कि चट्टानों को तोड़ना यानी उनका अपक्षय भी ये करता जाता है। अपर्दन द्वारा उच्चावचन का निम्नीकरण होता है, यानी अपर्दन द्वारा जो ऊंचे उठे हुए भाग हैं वो क्या होते हैं? वो नीचे घिसते जाते हैं, अर्थात भूदृश्य विघर्षित होते हैं। इसका तात्पर्य है कि अपक्षय अपर्दन में सहायक होता है, लेकिन अपक्षय अपर्दन के लिए अनिवार्य दशा नहीं है। अपक्षय, वरदक्षरण और अपर्दन निम्नीकरण की प्रक्रियाएं हैं, यानी ये तीनों ही अपक्षय, वरदक्षरण और अपर्दन, ये तीनों ही जो ऊंचे उठे हुए उच्चावच है उनको निम्न करने की ये प्रक्रियाएं हैं। वृत्त संचलन एवं अपर्दन में अंतर है, यानी वृत्त संचलन और अपर्दन दोनों अलग अलग होते हैं। यानी जब मलबा जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण के कारण या के कारण ढाल की वजह से नीचे आता है तो उसको वृत्त संचलन बोला जाता है। यानी ये ढाल है, ये कोई मलबा पड़ा है, ये मलबा है, ये मलबा खिसक के नीचे गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे आ गया, तो ये क्या कहलाया? ये कहलाया वृत्त संचलन। लेकिन अपर्दन क्या होता है? अपर्दन में ये मलबा है, ये मलबा या तो उड़ के या बर्फ के साथ या बहते हुए जल के साथ जब कहीं दूसरी जगह स्थानांतरित होता है तो इसको अपर्दन बोला जाता है। तो यहाँ ये क्लियर हो जाना चाहिए कि वृत्त संचलन में मलबा गुरुत्वाकर्षण की वजह से, ढाल की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जबकि अपर्दन में जो मलबा होता है वो अपर्दन के कारकों द्वारा यानी प्रवाही जल द्वारा, हिमानी वायु या लहरों द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो ये इनमें अंतर होता है। वृत्त संचलन में सैल मलबा यानी चट्टानों का मलबा, चाहे वह शुष्क हो या नम हो, गुरुत्वाकर्षण के कारण स्वयं तल पर जाते हैं, आधार तल पर जाते हैं, यानी गुरुत्वाकर्षण की वजह से। परंतु प्रवाहित जल, हिमानी लहरें, धाराएं तथा वायु निलंबित मलबे को नहीं ढोते हैं। यानी जब मलबा गुरुत्वाकर्षण की वजह से आधार तल की ओर जाए तो वो होता है वृत्त संचलन। वस्तुतः यह अपर्दन ही है जो धरातल में होने वाले अनवरत परिवर्तन के लिए क्या होता है? उत्तरदायी होता है। अपर्दन एवं परिवहन जैसी अनासाधन प्रक्रियाएं गतित ऊर्जा द्वारा नियंत्रित होती है। धरातल पर पदार्थों का अपर्दन एवं परिवहन वायु, प्रवाहशील जल, हिमानी लहरों, धाराओं तथा भूमिगत जल द्वारा होता है। इनमें से प्रथम तीन कारक जलवायु दशाओं द्वारा निर्मित होते हैं, यानी वायु, जल और हिमानी, ये तीनों जलवायु द्वारा नियंत्रित होने वाले कारक हैं। अपर्दन के दो अन्य कारक लहरें और धाराएं तथा भूमिगत जल का कार्य जलवायु द्वारा नियंत्रित नहीं होता। लहरें थल एवं जल के अंतरापृष्ठीय तटीय प्रदेश में, यानी जहाँ थल और जल मिलता है उस प्रदेश में लहरें कार्य करती हैं, जबकि भूमिगत जल का कार्य मुख्यतः किसी क्षेत्र के आकस्मिक विशेषताओं द्वारा निर्धारित होता है। यानी उस क्षेत्र की जो भूमि है वो कैसी है उसके द्वारा ये नियंत्रित होता है, वहाँ की मिट्टी कैसी है उसके द्वारा ये नियंत्रित होता है। यदि शैलें
पारगम्य, घुलनशील एवं जल प्राप्य हैं तो केवल काष्ठ आकृतियों का निर्माण होता है। यानी चट्टानें पारगम्य हैं, घुलनशील हैं तथा वो जल को सोखती रहती हैं, तो जो आकृतियाँ बनती हैं वो काष्ठ आकृतियाँ बनती हैं, चूनाकृत आकृतियाँ बनती हैं। ये क्या होती हैं, इनके बारे में हम अगले अध्याय में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें हम काष्ठ आकृतियों के बारे में देखेंगे कि इनका निर्माण कैसे होता है। अगले अध्याय में अपर्दन के कारकों द्वारा निर्मित भू आकृतियों का विवरण प्रस्तुत करेंगे। निक्षेपण अपर्दन का परिणाम होता है। अब हम निक्षेपण पढ़ते हैं। निक्षेपण का सामान्य अर्थ होता है मलबे का जमाव। तो निक्षेपण किसका परिणाम है? अपर्दन। यानी अपर्दन से जो मलबा बह कर आया है वो कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, जमेगा, उसको निक्षेपण बोला जाता है। ढाल में कमी के कारण जब अपर्दन के कारकों में के वेग में कमी आ जाती है तो अवसादों का यानी मलबे का निक्षेपण यानी जमाव प्रारंभ हो जाता है। दूसरे शब्दों में निक्षेपण वस्तुतः किसी कारक का कार्य नहीं होता। पहले स्थूल तथा बाद में सूक्ष्म पदार्थ निक्षेपित होते हैं। यानी पहले बड़े और फिर जो छोटे पदार्थ होते हैं वो जमते जाते हैं, निक्षेपित होते जाते हैं। निक्षेपण में निम्न भूभाग भर जाते हैं, यानी जो नीचे हुए भूभाग होते हैं, जो धसे हुए भूभाग हैं, उनमें मलबा जमता जाता है और वो भरते जाते हैं। वहीं अपर्दन के कारक जैसे प्रवाहयुक्त जल, हिमानी वायु, लहरें, धाराएं एवं भूमिगत जल इत्यादि तल लोचन तथा अथवा निक्षेपण के कारक के रूप में भी कार्य करने लग जाते हैं। अपर्दन एवं निक्षेपण के कारक धरातल पर क्या होता है, के कारण धरातल पर क्या होता है, इसका विवेचन अगले अध्याय भू आकृतियां एवं उनका उद्भव में विस्तृत रूप से दिया गया है। यानी अपर्दन व निक्षेपण से धरातल पर जो आकृतियां बनती हैं वो किस प्रकार की आकृतियां बनती हैं, उन आकृतियों के बारे में हमें अगले अध्याय में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें अपर्दन व निक्षेपण निर्मित स्थलाकृतियां होंगी। इनके जो विभिन्न कारक हैं जैसे कि वायु, बहता हुआ जल, हिमानी, भूमिगत जल, लहरें और धाराएं, ये किस प्रकार की आकृतियां बनाती हैं हमारे धरातल के ऊपर, वो हम पढ़ेंगे। वैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि अपर्दन जो होता है वो उच्चावच का निम्नीकरण करता है। तो ये था हमारा आज का मुख्य टॉपिक, जिसमें हमने जो भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बाह्य कारक हैं उनके बारे में हमने जाना, अपक्षय के बारे में, साथ ही हमने अपर्दन और निक्षेपण के बारे में इस वीडियो में डिटेल से पढ़ा। तो आशा है सभी विद्यार्थियों को ये टॉपिक अच्छी तरह समझ में आया होगा कि अपर्दन क्या होता है, निक्षेपण क्या होता है और इससे ये किस तरह से कार्य करता है हमारे धरातल पर। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।